हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस। यहाँ से क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। साइंस में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायो में यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका विज्ञान में आप सभी की कोशिका है। और कोशिका क्या है? तो कोशिका जीवन की सबसे सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई है। कोशिका कैसी इकाई है? संरचनात्मक इकाई है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक जीवाणु की होती है। आपसे पूछा जाए कि जो सबसे छोटी कोशिका होती है किसकी होती है, तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिक नामक जीवाणु की होती है। और सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो तंत्रिका तंत्र की होती है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। और आप सभी को पता होगा कि जो कोशिका होती है यह दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक होती है और दूसरा क्या है? यूकैरियोटिक होती है। इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर विशेषता क्या है ये भी ध्यान रखिएगा। तो कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक में क्या होगा? प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की होती है। जो कोशिका भित्ति होती है प्रोकैरियोटिक में किसकी बनी होती है? प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की होती है। और यूकैरियोटिक में क्या हो जाएगा? तो यूकैरियोटिक में जो कोशिका भित्ति होती किसकी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके बाद में है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होती है। माइट्रो जो कॉन्ड्रिया होती है इसमें प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होती है, लेकिन यहाँ पर यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है। जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है ये प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होती है, इसे ध्यान रखिएगा। लेकिन जो यूकैरियोटिक है इसमें उपस्थित होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों, इन्हें स्टार कर लीजिएगा, एक से दो बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद में जो राइबोसोम है प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। और जो यूकैरियोटिक है इसमें 80S प्रकार के होते हैं। जो राइबोसोम होते हैं इनके प्रकार पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपका आ जाता है गोल्जी का। प्रोकैरियोटिक में यहाँ पर अनुपस्थित हो जाएगा और यूकैरियोटिक में क्या हो जाएगा? उपस्थित हो जाएगा। जो केंद्रक झिल्ली होती है प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होती है, लेकिन यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है लाइसोसोम। प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है? उपस्थित होता है। डीएनए का भी लगभग आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जो डीएनए है ये प्रोकैरियोटिक में एक सूत्री होती है, लेकिन यूकैरियोटिक में द्विसूत्री होती है। कोशिका विभाजन का जो है यूकैरियोटिक में विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा होता है कोशिका विभाजन, लेकिन जो यूकैरियोटिक है इसमें कोशिका विभाजन किस प्रकार से होता है? तो अर्धसूत्री तथा समसूत्री द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद में यहाँ पर कोशिका के जो मुख्य भाग है, पहला है यहाँ पर कोशिका भित्त। पहला यहाँ पर आपका आ जाएगा कोशिका भित्त, जिसे सेल वॉल कहते हैं। यह केवल पादप कोशिका एवं जीवाणुओं की कोशिकाओं में पाया जाता है। जो कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? तो पादप कोशिका में पाई जाती है और जीवाणुओं की कोशिकाओं में पाई जाती है। पादपों की जो कोशिका भित्त होती है ये किसकी बनी होती है? अभी आपने देखा था सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन जो जीवाणुओं की कोशिका भित्त होती है ये किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लिकाइन की बनी होती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में यहाँ पर कोशिका झिल्ली है। सेकंड पॉइंट है कोशिका झिल्ली। तो कोशिका के सभी अंग कोशिका झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं। कोशिका के सभी अंग किसके द्वारा घिरे होते हैं? कोशिका झिल्ली के द्वारा। यह एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। जो कोशिका झिल्ली होती कैसी होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो मुख्य कार्य होता है कि कोशिका के अंदर एवं बाहर वाले पदार्थों का निर्धारण करना। कौन निर्धारित करता है? तो कोशिका झिल्ली निर्धारित करती है। इसका मुख्य कार्य है निर्धारण करना। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका केंद्रक झिल्ली तथा कोशिका कला से संबद्ध होती है। जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है ये किससे बनी होती है या किसी से जुड़ी होती है? तो इसे ध्यान रखिएगा, केंद्रक झिल्ली तथा कोशिका कला से। नेक्स्ट है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? अंतःप्रद्रव्य जालिका का मुख्य कार्य होता है उन सभी वसाओं तथा प्रोटीनों का संचरण करना जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली का निर्माण करती है। प्रोटीन व वसा का क्या करना है? संचरण करना है। जो क्या करती है? कोशिका झिल्ली या केंद्रक झिल्ली का निर्माण करती है या करते हैं। इसके बाद में है यहाँ पर राइबोसोम।
यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक प्रोटीन की बनी होती है। जो राइबोसोम है किसकी बनी होती है? राइबोन्यूक्लिक एसिड की बनी होती है, ध्यान रखिएगा। यह प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया के लिए स्थान प्रदान करते हैं। कौन? आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन स्थान प्रदान करता है, तो राइबोसोम हो जाएगा। इसे स्टार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो राइबोसोम में है यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है। प्रोटीन क्या कर राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन को उत्पादित करता है, और इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसलिए इसको कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। किसको कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइबोसोम। नेक्स्ट पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया। 1890 ईस्वी में अल्टमान ने कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का उल्लेख किया है, परंतु इसे क्या नाम दिया है? तो बायोप्लास्ट नाम दिया। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, कोशिकाओं में किसका उल्लेख किया था? माइटोकॉन्ड्रिया का उल्लेख किया था, लेकिन इसको नाम क्या दिया है? बायोप्लास्ट। नेक्स्ट पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया का सर्वप्रथम सी वेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम किसने दिया है, ये पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? सी वेंडा ने, सी वेंडा। नेक्स्ट पॉइंट है यह कोशिका का श्वसन स्थल है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है कोशिका का श्वसन स्थल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसे क्या कहते हैं? इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट है गोल्जी कॉय। गोल्जी कॉय में क्या है? इसकी खोज किसने की है? कैमिलो गोल्जी ने की है। कब की है? तो 1898 ईस्वी में खोज की है। गोल्जी कॉय को क्या कहते हैं? तो लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। इससे ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और पौधों में इसे क्या कहते हैं? तो पौधों में इसे कहते हैं डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद में गोल्जी काय में है कोशिकीय श्रावण। गोल्जी काय के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? गोल्जी काय का एक प्रमुख कार्य है जैव कलाओं का रूपांतरण। नेक्स्ट है हार्मोन्स तथा जटिल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना। किसका कार्य है? गोल्जी काय का कार्य है। और एक्रोसोम का निर्माण करना भी किसका कार्य है? गोल्जी कॉय का कार्य है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं गोल्जी काय में। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करते। जो गोल्जी कॉय होता है ये ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करती है या करता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आ जाइए, यहाँ पर लाइसोसोम है। तो लाइसोसोम में वर्ष 1955 में लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो डुबे ने की थी। कब की थी? 1955 में की थी। लाइसोसोम का जो प्रमुख कार्य होता है ये क्या होता है? तो बाह्य पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना होता है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। और लाइसोसोम को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आत्महत्या की थैली। नेक्स्ट पॉइंट है तारक काय, या इसे और क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम कहते हैं। तारक काय को क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम भी कहते हैं। सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? एडुअर्ड वान वेनेडेन ने की थी। कब की थी? तो 1883 ईस्वी में की थी। जबकि इसका नामकरण किसने किया है? तो नामकरण किया है टी बावेरी ने। कब किया है? तो 1828 में किया है। तारक काय मात्र जंतु की कोशिकाओं में पाया जाता है। ये बीपीएससी टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा ये गया था कि जंतुओं में कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो तारक काय कोशिका जो होती है वो जंतुओं में पाई जाती है। नेक्स्ट है लवक या प्लास्टिड्स है। तो यहाँ पर जो लवक की खोज है ये किसने की थी? ये हेकल ने की थी। और लवक पाया किसमें जाता है? तो लवक पाया जाता है पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। लवक कोशिका ये कुछ निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपका है हरित लवक है। तो हरित लवक में पर्णहरिम नामक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। पर्णहरिम में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, आप लोगों को पता भी होगा। इसके बाद में यहाँ पर आ जाइए, पादप एवं जंतु कोशिका में कुछ अंतर होते हैं। तो अंतर यहाँ पर क्या है? तो पादप कोशिका भित्त उपस्थित होती है। पादप कोशिका में क्या होती है? कोशिका भित्त उपस्थित होती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्त उपस्थित नहीं होती है, अनुपस्थित होती है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद में लवक उपस्थित होता है। तो पादप कोशिका में क्या होता है? लवक उपस्थित होता है, लेकिन जंतु कोशिका में लवक उपस्थित नहीं होता है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनुपस्थित होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है तारक काय अनुपस्थित होता है। पादप कोशिका में क्या होता है? तारक काय अनुपस्थित होता है, वही जंतु कोशिका में क्या हो जाएगा?
उपस्थित होता है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, जो पादप कोशिका में उपस्थित है तो जंतु कोशिका में क्या हो जाएगा, अनुपस्थित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आगे आप सभी लोग जरूर देखिएगा कि कुछ ऐसे पॉइंट है जो दोनों में है, किंतु शैवालों और कवकों आदि में पाया जाता है। लेकिन जो पादप कोशिका है ये किस में पाई जाती है या पाया जाता है, तो शैवाल में पाया जाता है और कवक में पाया जाता है। और जंतु कोशिका में क्या हो जाएगा, यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है। जो तारककाय है यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है, तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, पूर्ण विकसित कोशिका के मध्य में प्रायः एक बड़ी रिक्तिका उपस्थित होती है। रिक्तिका अनुपस्थित होती है, जंतु कोशिका में क्या होती है, रिक्तिका अनुपस्थित होती है, यह छोटी होती है। जंतु कोशिका में क्या होती है, रिक्तिका अनुपस्थित होती है, लेकिन इसमें क्या होती है, ये छोटी होती है। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। पादप कोशिका में क्या हो जाएगा, कोशिका विभाजन में कोशिका के मध्य रेखीय भाग में एक पट्ट निर्मित होता है, सेल प्लेट होती है। लेकिन कोशिका विभाजन में कोशिका कला के अंतर्वलन द्वारा दो भागों में बट जाती है, तो इसे ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हरित लवक की सहायता से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। किसकी सहायता से, हरित लवक की सहायता से। और हरित लवक को कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है रसोई घर किसको कहते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हरित लवक को कहते हैं। इसके बाद में सेकंड पॉइंट यहाँ पर आपका हो जाएगा वर्ली लवक। वर्ली लवक क्या है, तो वर्ली लवक जो होते हैं हरे रंग को छोड़कर अन्य कई रंगों जैसे लाल, पीले, नारंगी आदि रंग के होते हैं। वर्ली लवक सिर्फ हरे रंग में नहीं होता है और अन्य रंगों में होता है। कौन कौन से रंग होते हैं, तो लाल है, पीला है और नारंगी है। यह पौधों के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि में होते हैं। वर्ली लवक किसमें पाए जाते हैं या किसमें होते हैं, तो पुष्प में होते हैं, फल भित्ति में होते हैं और बीज में होते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आ जाइए अवर्णी लवक। अवर्णी लवक में क्या हो जाएगा, अवर्णी लवक जो होते हैं ये रंगहीन होते हैं। यह पौधों के उन भागों में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं, मतलब जो सूर्य का प्रकाश जहां पर नहीं पहुंचता है। अवर्णी लवक मुख्यतः भूमिगत तनों एवं जड़ों में पाया जाता है। जो अवर्णी लवक है कहाँ पर पाया जाता है, भूमिगत तने, जो भूमि के अंदर तने होते हैं या भूमि के अंदर जो जड़ें होती हैं। इसके बाद में यहाँ पर आ जाइए केंद्रक के बारे में है। तो केंद्रक यहाँ पे क्या हो जाएगा, केंद्रक की खोज किसने की थी, फोंटाना ने की थी, जबकि वोमेन ने इसे न्यूक्लियोस नामक नाम दिया है, न्यूक्लियोस नामक नाम दिया है, इसे ध्यान रखिएगा। केंद्रक द्रव्य में धागेनुमा संरचना फैली होती है। केंद्रक द्रव्य में धागेनुमा संरचना फैली होती है, जिसे क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्रोमैटिन क्या है। क्रोमैटिन क्या है, एक न्यूक्लियो प्रोटीन है और न्यूक्लियो प्रोटीन जो है ये किसके मिश्रण से बना होता है, तो न्यूक्लिक अम्ल एवं क्षारीय प्रोटीन के मिश्रण से बना होता है। नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।